सबसे पहला टॉपिक आपको बता दें, जो सिक्योरिटी से जो संबंधित है। यह जानना जरूरी है कि 2013 से ये सिक्योरिटी चल रहा है, जिसका टेंडर 3 साल के लिए वैलिड था। इसका मतलब 2016 में चेंज हो जाना चाहिए था। कोशिश होने के बाद 2017 में एक सिक्योरिटी एजेंसी मेसर्स विमला इंटरप्राइजेज को दिया भी गया था, लेकिन पता नहीं किस कारण से एक दिन के अंदर ही उसको बोल दिया गया कि आप जाएं और जो पुराने थे उन्हीं को अभी कंटिन्यू करने दिया जाएगा, और फिर दोबारा जब टेंडर होगा तो चेंज होगा। इस तरह यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जो सिक्योरिटी की व्यवस्था चल रही थी वो इलीगल थी। अगस्त 2021 में सरकार का एक आदेश आया जिसमें लिखा था, सुरक्षा कार्य हेतु निजी सुरक्षा गार्डों की सेवाएं नहीं ली जाएं और आवश्यकतानुसार गृह रक्षकों को ही प्रतिनियुक्ति पर लेकर सुरक्षा कार्य हेतु लगाया जाए। कृपया इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित की जाए। यह जो मैं पढ़ रहा हूं, उस लेटर के हूबहू जो शब्द हैं उसको पढ़ रहा हूं, और एक बार फिर से पढ़ देता हूं। सुरक्षा कार्य हेतु निजी सुरक्षा गार्डों की सेवाएं नहीं ली जाएं और आवश्यकता अनुसार गृह रक्षकों को ही प्रतिनियुक्ति पर लेकर सुरक्षा कार्य हेतु लगाया जाए। कृपया इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित की जाए। तो अगस्त में ये आया, 27 अगस्त 2021 का राज्य सरकार का ये आदेश है। सितंबर 2021 में हमने प्रक्रिया उसकी शुरू कर दी। उसमें कई प्रश्नों का जो है आप कह सकते हैं कि जवाब देना जरूरी था कि हमारा व्यय जो है वो तुलनात्मक रूप से होमगार्ड में ज़्यादा होगा कि अभी जो सुरक्षा व्यवस्था चल रही थी उसमें ज़्यादा होगा। और भी कई सवाल थे, जीएसटी इसमें लगेगा नहीं लगेगा। तो कई पत्राचार होने के बाद 5 दिसंबर 2022 को हमारे अध्यक्ष शासी परिषद, माननीय मंत्री स्वास्थ्य, इसका अनुमोदन कर चुके हैं और संस्थान की सुरक्षा में होमगार्डों को प्रतिनियुक्ति के लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट भेज दिया है डायरेक्टर जनरल होमगार्ड। यह राज्य सरकार का निर्णय इससे भी और मजबूत होता है, या कहिए कि उसका समर्थन मिलता है कि दिनांक 11/5/2022 को पत्रांक 370A5 में आप बिंदु संख्या 12 में देखेंगे, लिखा हुआ है, सुरक्षा कर्मी हेतु होमगार्ड / सेवानिवृत्त सैनिक कर्मियों की सेवा सुरक्षा कार्यों में लेना सुनिश्चित करें। तो यह बात जो है 2022 में भी रिपीट की गई है सरकार द्वारा। वो अन्य संस्थानों के लिए है, लेकिन उससे राज्य सरकार के तरफ से यह संकेत है कि सुरक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा होमगार्ड को यूज़ किया जाए। इसलिए हम लोगों ने होमगार्ड लेने का डिसीजन लिया है। यह कोई अचानक लिया हुआ डिसीजन नहीं है और न पूर्ण रूपेण आप कह सकते हैं कि आर्बिट्ररी डिसीजन है। यह राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुकूल है। इसमें भ्रामक स्थिति ये फैलाई जा रही है कि मानव बल के लिए जो एजेंसी है उसको बिना टेंडर के चुना गया है और उसको फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। इसको मैं बोलता हूं सफेद झूठ पत्रकारिता। पता नहीं ऐसा कोई शब्द आप लोगों में के डिक्शनरी में है कि नहीं।
येलो जर्नलिज्म कहते हैं। नहीं, लेकिन हम तो इसको सफेद झूठ पत्रकारिता कहना चाहेंगे, क्योंकि किसी के बयान से है या फिर इसी तरह लिखा हुआ नहीं, यह बयान किसी टीवी में आया है, न्यूज़ 11 में आया, न्यूज़ 11 में ये बयान दिखाया गया है। और वो हम देख नहीं रहे हैं वो सज्जन यहाँ आज हैं, हमको लगता है कि शर्मा शर्मी में नहीं आए हैं। नहीं, न्यूज़ 11 में एक और सज्जन है, हाँ, तो उन्होंने अपने मुंह से बोला है, इसीलिए यह मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं कि यह टेंडर तो हमारे यहाँ आने के पहले 2019 में ही हो चुका था, और इसकी तिथि है निविदा संख्या 12 दिनांक 20/9/2019, और उसका आधार भी बहुत स्पष्ट था। उसको बोलते हैं QCBS, क्वालिटी कम कॉस्ट कम क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड सिस्टम, QCBS, जो कि GFR में भी है। उसमें 8 निविदाताओं ने भाग लिया था। उस टेंडर में 8 लोग भाग लिए थे। उसका मूल्यांकन टेक्निकल एंड स्पेसिफिकेशन इवैल्यूएशन कमेटी के द्वारा हुआ। उसके बाद कई बार उसकी मीटिंग परचेज कमेटी में डिस्कस हुआ। उस परचेज कमेटी में फाइनेंस, इंडस्ट्री और हेल्थ डिपार्टमेंट के भी पदाधिकारी रहते हैं, और यह करते करते 14/7/2022 को ये L1 जो हुए सन फैसिलिटी सर्विसेज लिमिटेड, उनको कार्यादेश संख्या 29151 के माध्यम से संस्थान में मैन पावर सप्लाई का कार्यादेश दिया गया। इसको इस तरह से बोलना कि बिना टेंडर के किया गया है, यह सफेद झूठ पत्रकारिता से भी हीन तरह का की पत्रकारिता है। सर ये बताइए, अब ये सैफ जवानों का क्या है, ये इसमें रहेंगे होमगार्ड के साथ या फिर क्या? हाँ, वो तो सपोर्टिव है, वो सपोर्टिव अभी भी रहेंगे। हाँ, जवान रहेंगे। हाँ, है ना इसका, तो वो तो सरकार मेरा कहना ये है कि बिना टेंडर के हुआ है, यह क्यों बोला गया, और यह सफेद झूठ हीन पत्रकारिता नहीं है तो और क्या है। 2019 में जो टेंडर हमारे आने से भी पहले हुआ था, बल्कि उस समय 4 टेंडर हुए थे जो हमारे आने के पहले हुए थे। एक किचन का टेंडर था, एक मैन पावर का टेंडर था, एक सिक्योरिटी का टेंडर था, और एक सिक्योरिटी का टेंडर था। और ये जो हमारे डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट आए तो पूछिए, ये बताएंगे। हमने कहा आपका पहला काम है कि सभी टेंडर फाइनल कीजिए, क्योंकि यहाँ टेंडर लटके रहते हैं। किचन टेंडर फाइनल हो गया, आप लोगों को पता है। सैनिटेशन का, सफाई का टेंडर फाइनल हो गया। मैन पावर का टेंडर फाइनल हो गया, और सिक्योरिटी का बीच में चूंकि होम गार्ड का आ गया, इसलिए हम लोगों ने उसको भी अब फाइनल करके होम गार्ड का हो गया है। आज मुख्य सचिव का भी फोन आया था कि उन्होंने होम गार्ड का लेटर भी इशू करवा दिया है। होम गार्ड मिल जाएंगे हमको। कितने गार्ड रहेंगे यहाँ? यह तो अभी लेटर आएगा तब बताएंगे, लेकिन हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि बिना टेंडर के नहीं हुआ है। और इस तरह का झूठा प्रचार एक का दृष्टांत एक और है, वो भी बताना चाहता हूं। झूठा प्रचार किया गया क्या कि लिफ्ट के अंदर पेशेंट का डेथ हो गया, लिफ्ट फंसा हुआ था और लिफ्ट के अंदर पेशेंट का डेथ हो गया। यह जो है पेपर में छपा। उसकी इंक्वायरी पूरी जो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने की। लिफ्ट जरूर रुकी थी, कुछ मिनटों के लिए रुकी थी, लेकिन उसमें किसी पेशेंट का डेथ नहीं हुआ था। और उसको तुरंत ही कितनी देर में उसको संभाल लिया गया था? 15-20 मिनट में। तो इस तरह की मशीनरी है, वो कभी कभी खराब हो सकती है। और इसका ऑलरेडी आप जानते हैं कि सभी जगह लिखा रहता है कि इमरजेंसी हो तो आप इसको बुलाएं और वो आकर के ठीक करेंगे। और कई बार जो है इस तरह की घटना होती है, तो ऐसा होता है। जो चीज़ हुई नहीं उसका प्रचार प्रसार करके आप रिम्स
के बारे में एक तरह से भ्रामक स्थिति पैदा करते हैं, और हम तो उसको कहेंगे कि इमेज टार्निशिंग एक्टिविटी जिसको बोलते हैं ना, कि उसके इमेज को, उसकी छवि को खराब करने के लिए एकजुट होकर के काम करना या एक मुश्त होकर के काम करना सही नहीं है। यह आप संस्थान को ठीक करना नहीं चाहते हैं, आप संस्थान को और गिराना चाहते हैं। जो व्यवस्था जो है बिना प्रॉपर टेंडर के चल रही थी, सभी को अब व्यवस्था में लाना। डायलिसिस की कब से बात हो रही थी, टेंडर नहीं फाइनल हुआ था, वो टेंडर फाइनल करके हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया। बायोमेडिकल वेस्ट का कब से चल रहा था, बायोमेडिकल वेस्ट का हम लोगों ने पूरा करके दे दिया। जब हम आए थे उस समय एक भी सीटी स्कैन मशीन नहीं था। आज की तारीख में 2-2 सीटी स्कैन मशीन काम कर रहे हैं, 128 स्लाइस भी, 256 स्लाइस भी। एक भी इको मशीन ढंग का नहीं था, 2 इको मशीन जो वर्ल्ड क्लास के हैं वो काम कर रहे हैं। एक भी कैथ लैब कहिए कि मॉडर्न नहीं था, वो 2 कैथ लैब काम कर रहे हैं। पहली बार बाईप्लेन कैथ लैब काम कर रहा है वहां। तो जो चीज सही है उसको भी बताना चाहिए। सफेद झूठ पत्रकारिता से हमारे संस्थान की छवि को धूमिल करके आप ना तो यहाँ के लोगों का कोई फायदा पहुंचा रहे हैं और न संस्थान को कुछ फायदा पहुंचा रहे हैं। उसी क्रम में एक और बताएं कि अब इतना तो हो गया जो कि हम लोग जो है बार बार निकलता है रिएजेंट की कमी है, रिएजेंट की कमी है। उसके बारे में आपको बता दें कि हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि अगले 10 साल का, अभी होता क्या है, होता है कि आप एक मशीन लेते हैं, मशीन जो है बिना रिएजेंट के चल नहीं सकती। रिएजेंट के लिए आपको जरूरी है कि सही कीमत पर लें। बहुत मशीनें ऐसी आती हैं जिसका रिक्वायरमेंट है कि जो मशीन है उसमें उसी का रिएजेंट लगेगा, उसको बोला जाता है प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटरी होने से हम, इसका मतलब थोड़ी कि उससे गुलाम हो जाएं। इसका मतलब कि आप 100 रुपये की चीज 1000 में दो तब भी हम ले लें, यह तो हम नहीं करेंगे ना। उसका नियम होता है कि आप प्राइस को रीजनेबल है इसका डिपार्टमेंट का हेड सर्टिफाई करे। कैसे सर्टिफाई करेगा? सर्टिफाई करने के कई बार मैं आया हूं तब से, कोई नई चीज नहीं। एम्स के परचेज मैनुअल में जो लिखा हुआ है उसको मैं बारंबार लोगों को बता रहा हूं। उसका तरीका है कि जो आदमी सप्लाई करता है उससे लिखवा के लीजिए कि इससे कम में किसी भी सरकारी अस्पताल में उसने सप्लाई नहीं किया है। एक तरह का अंडरटेकिंग लेना होता है। दूसरा, उस कंपनी को बोलिए कि और कहीं सरकारी जगह में अगर उसने ऑर्डर दिया है तो ऑर्डर को प्रोवाइड करे ताकि आप उसकी दर को कंपेयर कर सकें। तीसरा, आप अपने स्रोतों से अगर कहीं कहीं उसी मशीन का उपयोग हो रहा है तो वहाँ के डॉक्टरों से संपर्क करके आप पता करें कि उनको कितना रिएजेंट किस रेट पे दे रहा है। और चौथा, इंटरनेट या जेम पे अपने से सर्च करके और देखें कि सिमिलर चीज़ों का प्राइस किस रेंज में जा रहा है। ये सभी को देखते हुए ये टोटली डिपार्टमेंटल प्रोक्योरमेंट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लिख करके दें कि बेस्ड ऑन 1, 2, 3, 4 दिस इज टू सर्टिफाई दैट द प्राइस इज रीजनेबल। ये लिखना पड़ता है। क्यों डिपार्टमेंट को करना है? ये एम्स के परचेज मैनुअल में जो हमारी जीबी ने भी सैद्धांतिक तौर पे स्वीकार कर लिया है उसमें लिखा हुआ है कि चूंकि डिपार्टमेंट ही अपनी चीज़ों को अच्छी तरह समझ सकता है, उसकी गुणवत्ता समझ सकता है, उसकी ज़रूरत समझ सकता है, उसको चलाने का कैसे ढंग है वो समझ सकता है, इसलिए डिपार्टमेंटल कमेटी को ही सर्टिफाई करना है। डिपार्टमेंटल कमेटी सर्टिफाई नहीं करती है बहुत बार तो मैं नहीं खरीदता हूँ रिएजेंट, इसलिए रिएजेंट की कभी कभी कमी हो जाती है। इसका सर कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो होना चाहिए। वैकल्पिक काम प्रभावित होता है। बहुत अच्छा वैकल्पिक व्यवस्था। अब क्या हम सोच रहे हैं सो बताते हैं। यह कोई मेरा नया आविष्कार नहीं है, बहुत सारे संस्थान में, और मैं जब न्यूरो साइंसेस सेंटर का चीफ था एम्स में तो इसी व्यवस्था से किया था। क्या है, हम एक टेंडर करेंगे, कर दिए हैं टेंडर, जिसमें हम बोलेंगे कंपनियों को कि 10 साल के लिए रिएजेंट का रेट अभी बताओ।
10 साल के रिएजेंट का रेट अभी बताओ और सभी कंपनी अपना अपना बताओ, तो सभी कंपनियों में कंपैरिजन हो जाएगा। आप अपना मशीन लाओ, मशीन का पैसा हम नहीं देंगे और ना हम मेंटेनेंस का पैसा देंगे। आप मशीन लगाइए और मेंटेन कीजिए, हम आपसे सिर्फ रिएजेंट खरीदेंगे। उसको बोला जाता है रिएजेंट रेंटल बेसिस। रिएजेंट रेंटल बेसिस पे हम खरीदेंगे, 10 साल का हम अभी फिक्स करेंगे आपके साथ। आप अगर ऐसा कहीं कर चुके हैं तब तो जानते ही होंगे, नहीं तो मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में मैं जब चीफ था तो हमारी जो न्यूरो बायोकेमिस्ट्री चलती थी इसी बेसिस पे चलती थी। उस चीज को मैं लाने की तभी से कोशिश कर रहा हूं और हमें खुशी है कि इतना प्रयत्न करने के बाद ऑलरेडी हमारा टेंडर हो गया है। आप चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। उस टेंडर में हमने ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से, केजी मेडिकल कॉलेज लखनऊ से, एम्स बीबी नगर से और राजीव गांधी राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली से, उन लोगों को एक्सपर्ट में हमने रखा है। सभी टेंडर पेपर तैयार करने में अपने अपने सुझाव दिए हैं। टेंडर पेपर तैयार करके उसको हम लोगों ने फाइनली फ्लोट भी कर दिया है और ये प्री बिड मीटिंग भी हो चुकी है। प्री बिड मीटिंग में कई कंपनियों ने भाग लिया है। वो कंपनियां बिल्कुल विश्व स्तरीय कंपनियां हैं, जैसे रोस है या एबॉट है, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां भागे आई हैं। उन लोगों का सभी का कोटेशन आएगा, उसका कंपैरिजन होगा, जो L1 होगा उसको 10 साल के लिए कर देंगे और कोई भी फिर बीच में हमें टेंडर और ये सब में नहीं जाना पड़ेगा और न बार बार थोड़ा थोड़ा करके खुदरा खरीदना पड़ेगा। तो और उस कंपनी को हम बोल रहे हैं कि आप मशीन 3 जगह कम से कम लगाएंगे और एक मशीन तो 4 जगह लगाएंगे। एक ट्रॉमा सेंटर में लगाएंगे, एक लैब मेडिसिन के डिपार्टमेंट में लगाएंगे और कुछ बायोकेमिस्ट्री में लगाएंगे और एक सीबीसी का पैथोलॉजी में भी लगाएंगे। हर जगह टेस्टिंग होगी जिसका कि 10 साल तक का अभी ही आपको रिएजेंट का रेट कंपटीशन से फिक्स करना होगा। वह व्यवस्था जब हो जाएगी तो कभी भी यह जो है एक तरह से आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। जो लैब की समस्या होती है उसमें अभी हम बार बार इसलिए उसमें पढ़ते हैं कि कोई भी हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाता है कि प्राइस रीजनेबल है, और बहुत बार लिख करके नहीं देते हैं कि प्राइस रीजनेबल है। प्राइस के लिए हम किसी भी कंपनी का गुलाम नहीं होना चाहते हैं। और अभी 10 साल के लिए जब फिक्स हो जाएगा तो एक तरह से ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था हम बनाने जा रहे हैं कि कभी कोई डिस्टरबेंस नहीं है। ये सिर्फ जो 10 वर्षों के लिए सिर्फ रिएजेंट के लिए है ना? रिएजेंट रेंटल बेसिस पे जितने ब्लड टेस्ट होते हैं उसके लिए मशीन कंपनी देगी ना सर? मशीन कंपनी देगी, उसका कोई कॉस्ट नहीं देगा। उसका कॉस्ट नहीं देना। पहले से जो चल रही है तो अभी जो मशीन है क्या होगा? हाँ तो जो नहीं हम डोनेशन की मशीन हम नहीं चलाएंगे। वो तो जब हम लाएंगे तो हमारे पास जगह कहाँ है, वो मशीन वहीं लगेगी जहाँ वो लगी हुई है। उसको मतलब हम लोग हटा देंगे, उसको हटा देंगे बिल्कुल। कितने साल पुरानी है सर डोनेशन की मशीन? नहीं वो तो वो जानेंगे, हम नहीं जानते। वो तो लाइफ उसका है ना? हाँ तो वो अपना जहाँ भी डोनेट करना जितनी चाहिए। मशीनें आप हटाएंगे सारा डोनेशन का परचेज की हुई केवल नहीं, परचेज होने की भी मशीनें अधिकतर उनका लाइफ 10 साल हो चुका है। तो आपको कंपनियां बता दें जो आई थी प्री बिड मीटिंग में, बेकमैन कोल्टर, रोस डायग्नोस्टिक, वो लिस्ट हम लोग को दे एबॉट डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर दे देंगे। और तो इसकी कॉपीज बना करके लाए, आप कॉपीज लाई हैं इसकी? हाँ तो अभी दिलवा देंगे। आप कॉपी भी आप शेयर कर ठीक है। इसी को डाल देंगे ग्रुप में। ग्रुप में सीमेंस आए थे, सीमेंस, होरिबा, सिस्मेक्स, ट्रांस एशिया, ये सभी वर्ल्ड क्लास मशीन वर्ल्ड लेवल की सारी कंपनियां हैं, वो आई थी और उम्मीद है कि टेंडर में भी पार्टिसिपेट करेंगी और उसके बाद हम लोग इसको फाइनल करके और एक तरह से यह बीमारी को बराबर के लिए दूर कर देंगे। और यह कोई नई व्यवस्था नहीं है, ऐसी व्यवस्थाएं कई जगह चल रही हैं और उन्हीं लोगों से हम लोगों ने
हमारी मेन प्रॉब्लम थी कि टेंडर डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कोई आदमी यहाँ सक्षम नहीं था, उस तरह का टेंडर हुआ ही नहीं था। तो मैं जब कई बार जो है दिल्ली गया हूँ तो मैं वहाँ जो लोग करते हैं उन लोगों से बैठकें की है। फिर हमने कहा कि आप जैसे किए हैं आप हमें भी हमारे कमेटी के सदस्य बन जाइए। केजीएमयू में क्या है, उनको भी रिक्वेस्ट किया कि सदस्य बन जाइए। उसी तरह से आप लोग कहते हैं ना कि मैं बार बार दिल्ली जाता रहता हूं, तो मैं दिल्ली में भी रहता हूं तो यहाँ की भलाई का सोचता रहता हूं, और इसलिए कि मैं झारखंडी हूं और झारखंड का रहने वाला हूं, इसीलिए हमें यहाँ इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश में लगा रहता हूँ। तो वहाँ मैं इंटरव्यू ले रहा था और इंटरव्यू में बताया एक कैंडिडेट ने कि मैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हमने रिएजेंट रेंटल बेसिस पे ये जो है लैब की व्यवस्था वहाँ फाइनल कर दी है। हमने तुरंत नोट कर लिया उनको, फिर कांटेक्ट किया कि आप हमें भी हेल्प कीजिए, वो हमारे मेंबर बन गई। तो इस तरह से लोगों को यहाँ सभी लोगों का हमने एक तरह से सजेशन लेकर के फाइनल किया है और टेंडर हो गया है। प्रीबिड मीटिंग 2 हो चुकी है ना, एक हुई थी बायोकेमिस्ट्री के लिए और ये जो हुई थी वो सीबीसी के लिए, कंप्लीट ब्लड काउंट का जो होता है। और हम समझते हैं कि यह चीज़ बराबर के लिए लैब की व्यवस्था को ठीक कर देगा, हमें कोई दिक्कत उसके बाद नहीं रहेगी। अच्छा, और आप कुछ बताना चाहते हैं? कुछ हाँ। क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिए। हाँ, जहाँ तक कोविड का सवाल है उसके बारे में बता दें कि हम लोग जो अस्पताल यहाँ 330 बेड का है उसको उसमें 100 से ज़्यादा बेड हमने रेडी कर दिए हैं। और आप लोग जैसा जानते हैं कि न्यूरो सर्जरी के पेशेंट्स को बाहर रहना पड़ता है वहाँ, तो हमने जो स्टेबल मरीज हैं जो बिल्कुल कह सकते हैं कि डॉक्टरी दृष्टिकोण से कोई भी इमरजेंसी नहीं आ सकती है जनरली, वैसे मरीजों को हमने बोला है कि यहाँ शिफ्ट कर दीजिए जब तक कोविड का प्रकोप नहीं आता है, कुछ तो इसका यूज होना चाहिए। तो कल 4 मरीज यहाँ आ भी गए हैं। मैं आज सुबह में उनसे पूछने गया था कि आप लोगों को यहाँ कैसा लग रहा है, तो सभी मरीजों ने बताया कि वहाँ से अच्छा है। तो कुछ तो बेड जो है वहाँ खाली होंगे या कुछ लोगों को ज़मीन से जो है ऊपर आने के लिए समय या अपॉर्चुनिटी अवसर मिलेगा। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं इसका कुछ उपयोग भी करते रहें, लेकिन हम रेडी भी रहें कि जब कभी कोविड का वेव आएगा तो हम तुरंत इसको कंप्लीट कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर देंगे। दूसरी चीज़ है कि अगर हमें और बेड की ज़रूरत होगी, ट्रॉमा सेंटर में क्रिटिकल पेशेंट्स रहेंगे और जो क्रिटिकल नहीं है लेकिन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो सभी बेड में ही ऑक्सीजन लग गया है। एलएमओ टैंक जो लगा हुआ है उसके अलावा मैनिफोल्ड है और ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं, नीचे आप देख सकते हैं जा करके बेसमेंट में सिलेंडर हैं 400 सिलेंडर। और हम एलएमओ टैंक का भी लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई कर दिए हैं कि यह सिलेंडर अभी की व्यवस्था है, लेकिन जैसे ही एलएमओ टैंक में गैस भर जाएगा तो उससे सभी सप्लाई हो सकते हैं। तो यह कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हमारे पास लगभग 2200 के हैं। और आपको याद होगा कि जब दूसरा वेव आया था उस समय 100 बेड से हम लोग शुरू किए थे और करते करते 1000 बेड तक पहुंचे थे। अभी 2200 बेड हम लेकर के अभी ऑक्सीजन सपोर्टेड, इसका मतलब यह नहीं कि सभी में वेंटिलेटर लगेगा। वेंटिलेटर की संख्या तो जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से ही रहेगी। अभी 30 वेंटिलेटर हम लोग इस हालत में रखे हैं कि अगर कोविड के पेशेंट आएंगे तो उसका उपयोग हो सकता है। और भी वेंटिलेटर्स को फंक्शनल करने के लिए हम लोगों ने पत्राचार करना शुरू कर दिया है। मेडिसिन्स हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक में अभी है और भी हम खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और भी कुछ मेडिसिन्स एनएचएम के द्वारा हम लोगों को मिलता रहा है, जो उम्मीद है कि इस बार भी मिलेगा।
RT-PCR किट्स का आप लोगों ने न्यूज़ यही दिया था कि 20,000 टेस्ट के हम किट्स ले लिए हैं, और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हमारे पास 768 सैंपल्स को प्रोसेस करने के लिए कंज्यूमेबल्स हैं। अब ये है कि अभी जितने सैंपल्स मिनिमम चाहिए सीक्वेंसिंग के लिए उतना नहीं है, क्योंकि आता नहीं है, अभी पॉजिटिव केसेस नहीं है। उसमें 96 कम से कम 96 सैंपल हो, और आइडियली 364 सैंपल हो, तब आप समझिए कि उस मशीन का सही उपयोग हो रहा है। इसका मतलब नहीं है कि एक सैंपल के लिए आप मशीन को नहीं चला सकते। अगर एक सैंपल के लिए मशीन को चलाएंगे तो आपको 3 लाख के लगभग अन्य उसी में खर्च हो जाएगा। अगर 96 सैंपल और 364 सैंपल के लिए चलाएंगे तो करीब 3,000 में एक सैंपल 3,300 के लगभग पड़ता है। तो देखना पड़ता है कि कितना कॉस्ट रीजनेबल है, कितने सैंपल इकट्ठा होने पर हम करेंगे। तो उस संबंध में जो ACS साहब की विजिट थी, उस समय यह चर्चा हुई थी कि ना तो पटना में सफिशिएंट नंबर ऑफ सैंपल है, ना भुवनेश्वर में है, ना रांची में है। तो क्यों नहीं हम लोग आपस में बातचीत करके एक दूसरे को सैंपल भेज दें, ताकि सफिशिएंट नंबर एक बार पटना में हो जाए, एक बार भुवनेश्वर में हो जाए, एक बार रांची में हो जाए, लेकिन सब इकट्ठा करके करें तो कॉस्ट इफेक्टिव होगा। उसके लिए NHM में डॉक्टर दयाल हैं, उनको अधिकृत किया गया है। वो बातचीत करके और सैंपल्स कैसे हम लोग इतना नंबर बढ़ाएं कि कॉस्ट इफेक्टिव वेज में हम कर सकें, इसके लिए वो प्रयत्नशील हैं। और आप लोगों को कुछ चीज़ें जो है, चूँकि साल का आखिरी समय है, इसलिए बताने के लिए भी आप लोगों को हमने बुलाया था। आप जानते हैं कि ये अमृत फार्मेसी को भी हम लोगों ने दे दिया है कॉन्ट्रैक्ट। वो उसका रीमॉडलिंग कर रहे हैं अपने हिसाब से, और जनवरी में उन्होंने प्रॉमिस किया है कि शुरू कर देंगे। और जो दवाइयों की एक अल्टरनेटिव व्यवस्था जेनरिक मेडिसिन का है, वो भी आप जानते हैं कि हमने टेंडर प्रक्रिया से दिया है। आपको ऑलरेडी एक चीज़ और बता दें कि अल्ट्रासाउंड मशीन भी तीन आ चुकी है। ऐसे मैं बराबर कहता हूँ कि रिम्स में कभी भी अल्ट्रासाउंड मशीन 15 से कम एक्टिव नहीं रही है। यद्यपि सिर्फ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट को लेकर के आप लोग पेपर में बराबर देते रहे हैं, लेकिन कई मशीनें यहाँ चलती रही हैं, ट्रॉमा सेंटर में, नेफ्रोलॉजी में, और कई डिपार्टमेंट में, गायनी में। अब जहाँ तक सवाल है कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो वहाँ भी यूजुअल जो मशीनें जिसको आप यूज़ करते हैं नॉर्मल वे में, वो 3 मशीनें आ गई हैं, और पोर्टेबल मशीनें तो पहले भी 4 आ गई थी। हाँ, तो वो हो गया है। आपको कैथ लैब के बारे में बता ही दिया, 23 सेट पेसमेकर्स का और 2 इको मशीन का आपको बता दिया हमने। जीनोम सीक्वेंसिंग की जो स्थापना है अभी, वो भी आपको बता दिया। BSL-2 लैब, उसका भी अधिष्ठापन हो गया है। और आपको किचन के बारे में हमने कह दिया, 3 वर्षों के लिए निविदा के माध्यम से हम लोगों ने फाइनल कर लिया। DM क्रिटिकल केयर शुरू हो रहा है आपके पास, अब स्टूडेंट्स आ जाएंगे। हाँ, ये वो जो है नया शुरू हो रहा है, DM क्रिटिकल केयर। DM न्यूरोलॉजी के लिए भी हम लोगों ने प्रक्रिया लगभग कर ली है। यूनिवर्सिटी से एक कंसेंट ऑफ एफिलिएशन चाहिए होता है, वो कर लिया है, हम लोगों ने चिट्ठी लिख दी है। अगले साल से उम्मीद है कि DM न्यूरोलॉजी भी शुरू हो जाना चाहिए। हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स के लिए उनकी कोशिश से हो जाएगा, यूनिवर्सिटी से अप्रूवल मिल जाएगा तो मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी शुरू हो जाएगा। एकेडमिक बिल्डिंग बन करके तैयार है, और हमने उसके उद्घाटन के लिए अपने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के थ्रू चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किया है कि इसका उद्घाटन कर दें।
128 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन भी आ गया है। उसका लाइसेंस 28/11/2022 को आ चुका है और उसका भी उद्घाटन करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट भेजें। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये विश्राम सदन बनाया गया है। उसमें पानी और बिजली का कनेक्शन के लिए हम लोग लिख चुके हैं। वो जैसे ही कनेक्शन हो जाएगा उसका भी उद्घाटन हो जाएगा। और नई बिल्डिंग जो बननी है उसके बारे में हम लोग अगले जीबी में चर्चा करके उसको भी पास करके और आगे काम शुरू कर देंगे। बहुत फाइलें जो है स्कैन हो चुकी है और ई ऑफिस का फ़ायदा होता है कि मैं दिल्ली में भी रहता हूं तो फाइलें वहां से क्लियर कर देता हूं। सारी फाइलें जो है हर एक दिन कभी कभी तो 11 बजे रात तक बैठ करके हमने क्लियर किए हैं फाइल। उसी तरह से ई स्टोर शुरू कर दिया है कि अभी मेडिकल स्टोर अब सब इंटरनेट कंप्यूटर पे है। हर एक डिपार्टमेंट देख सकता है कितनी दवाइयाँ कहाँ पर उपलब्ध हैं। उसके हिसाब से जो है वो अपना इंडेंट कर सकते हैं। और ई सर्जिकल स्टोर भी हम लोग सोच रहे हैं कि जल्दी ही उसको भी कंप्यूटराइज कर देंगे। एम्स के क्रियाकलापों में रहता हूं मैं, वहाँ के गवर्निंग बॉडी का मेंबर हूं। सारे एम्स का एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट बॉडी है उसका भी मेंबर हूं, तो हमें पता चलता रहता है। तो मैं पहला नॉन एम्स इंस्टीट्यूट है जिसको नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन एग्री किया है कि हम आपको देंगे। wartatimes.co.in सबकी वार्ता, सच की वार्ता।